हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। तो आज बात करने वाले हैं सीरीज के यानी न्यूमेरिकल सीरीज के फॉर योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के चैप्टर नंबर 2 की, जहां पे हमने सेलेक्ट किया बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। 101% आप मान के चलो बच्चों, यहां से न्यूमेरिकल आने वाला है। और वैसे मैंने आपको बता रखा है टॉप 5 चैप्टर्स की मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जिससे हर साल न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। ठीक है, तो अब आप रेडी सेडी रहें। पहला न्यूमेरिकल चैप्टर आपके पास जा चुका है, जिसके बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करे हैं और हर कैटेगरी के लेवल लेवल हमने सॉल्व करे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें सब कुछ हमने कवर कर लिया था विद द कैपेसिटर एज वेल। ओके बच्चों, तो आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे देखो यार, जैसे जैसे एग्जाम पास आता रहता है धड़कनें बढ़ती रहती हैं, एक प्रेशर आता रहता है बच्चे के माइंड पे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीरीज को फॉलो कर रहे हो, अपने घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, तो आपके पास समय ही नहीं है स्ट्रेस के लिए, प्रेशर के लिए। आपके पास इतना फालतू समय नहीं है कि उसके बारे में आप सोचेंगे। ठीक है, राइट। तो कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे एग्जाम पास है, बिल्कुल तैयार रहो, जैसे एक योद्धा तैयार होता है फाइट करने के लिए। लेकिन अगर आप तैयारी करके नहीं जा रहे हो, तो भाई आपको पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, जुनून हो सकता है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा, वो अंदर से फीलिंग नहीं आती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि हमें पता है हमने प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो। तो दैट्स व्हाई हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो पहला क्वेश्चन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की मैं यहाँ बात करूंगा बच्चों, इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू की न्यूमेरिकल आते ही हैं। तो पहला क्वेश्चन हियर वी गो, आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और एक फॉर्मूला मल्टीपल क्वेश्चन लेके आता है, मैं तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन उसके आपको करा के दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑसम तरीके, वैसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो उसने बोला एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आप सबको पता है, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज गिवन बाय द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उस पर अप्लाई करेगा। और पार्टिकल क्या है सर, अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो पार्टिकल क्या है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। भाई प्रोटॉन की अपनी अलग खास प्रॉपर्टी है, अल्फा पार्टिकल की अपनी अलग खास प्रॉपर्टी है। चूंकि वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे बच्चों, तो उसकी एक रेडियस होगी दैट इज आर, और चूंकि पार्टिकल मूव कर रहे होंगे हैविंग सम मास, तो उसके पास स्पीड भी होगी। अंडरस्टूड, स्पीड है तो उसके पास मोमेंटम होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ओह यस, तो ये आपको हमेशा याद रखने का। तो भाई उसने बोला कि ठीक है सर, बढ़िया है सर। उसने बोला था स्पीड रेशियो दे रखा है, यानी दोनों पार्टिकल का, अल्फा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों का स्पीड रेशियो दे रखा है, यानी स्पीड ऑफ प्रोटॉन स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल वो दे रखा है 9:4। जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लो, फिर पूछेगा क्या, करेंगे कैसे, डोंट वरी, मेरे साथ बने रहो, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है बॉस। तो देखो नेक्स्ट क्या बोला है सर, नेक्स्ट बोला है उसने द फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ, मतलब उनके सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालो। तो यार समझ लो, देखो हमने प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी का रेशियो लिख लिया, तो रेडियस का रेशियो निकालेंगे, यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल वी हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जब भी वेलोसिटी की वैल्यू गिवन हो, वेलोसिटी, तो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उसकी, आप सबको पता है उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। इसको गलती से भी मत बोलना, क्योंकि क्वेश्चन 100% आते हैं इस पे, कैसा भी क्वेश्चन आया, सर्सन रीजन आए, ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, बट आता जरूर है, ये आप मान के चले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेडियस, जो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो फील्ड तो यूनिफॉर्म हो गया बॉस, ठीक है, और पार्टिकल अलग अलग है, उनका मास अलग है, उन पे चार्ज अलग है, और वेलोसिटी का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, तो यही से बना लेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले रेडियस लिखेंगे हम प्रोटॉन के लिए, तो क्या बनेगा भाई, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि बी तो सेम है, उसको हटा दो, है ना, बी को हमने हटा दिया एक तरीके से, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे रेशियो निकालेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है। फिर हम लिखेंगे, चलो लिख ही लेते हैं यार, हम लिखेंगे अल्फा पार्टिकल के लिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और बी तो सेम ही है। रेशियो निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, सिंपल है कि नहीं, देखो डिवाइड करो आप, तो ऊपर वाली वैल्यू यानी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, और ऊपर क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगी। लेकिन जब इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये इसके डिनोमिनेटर में 4 टर्म सबसे ऊपर जाएगा, यानी चार्ज अल्फा पार्टिकल को ऊपर होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन नीचे होगा। सारी वैल्यूज आपके सामने है, बस पुट करना है। अगर इसका रेशियो आप फाइंड करना चाहते हो, तो इनकी मास का रेशियो पता होना चाहिए। तो भाई आपको पता है प्रोटॉन पे अगर मास बच्चों m होता है, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, तो उसका मास 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, याद रखना, यानी मास ऑफ प्रोटॉन 4 टाइम्स होता है भाई,
सॉरी, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन का। ये भी याद रखने का, ये जरूर याद होना चाहिए आपको। तो सर वेलोसिटीज का जो रेशियो है वो तो दे रखा है एज इट इज, दैट इज, यस लिख लो 9/4, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डबल होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन का, दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ 1/4 बचा, यहाँ पे 9/4 बचा, और यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है भाई लोग, ये हो गया कैंसिल 2, तो ये आ रहा है 9/16। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके सामने है, दैट इज 9/16, दैट इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यार मैंने कहीं गलती की है, 9/4 की वैल्यू दे रखी है मेरे को, 9/4 की वैल्यू, हाँ सही है। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, दैट इज 8। सो 4 × 2, भयंकर गलती की है सर आपने, दैट इज 9/8, राइट। यस, सो दिस इज योर आंसर गाइज, आराम से आप कर सकते हैं। फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो भी आएगा, देखो कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे इसका यूज होगा, तो वो जल्दी कर लेंगे हम। बच्चों देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है जब वेलोसिटीज गिवन थी, लेकिन अगर पूरे मास इंटू वेलोसिटी को आप देखो, ये मोमेंटम है, तो ये मोमेंटम बाई क्यू भी लिख सकते हो। जो मोमेंटम डायरेक्ट गिवन होगा तब इसका यूज करना है आपने, फिर पूरा मोमेंटम लेना है। लेकिन अगर मोमेंटम नहीं दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी, तो फिर √2mk/क्यूबी का यूज करना है हमने। तो क्योंकि आपको पता है मोमेंटम √2mk के इक्वल होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती थी, याद है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज p²/2m, वहां से निकाल लो, ठीक है। लेकिन सर काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसके रिस्पेक्ट में बात करेगा तभी रेडियस का फॉर्मूला यूज करोगे, ओके। और अगर काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट करने के जो पोटेंशियल लगाया जाता है, दैट इज v, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको पोटेंशियल के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। कमाल हो गया सर, यस, ये याद रखना आगे के लिए। बाकी आगे चलते हैं बॉस, क्या है क्वेश्चन, उसी के थ्रू समझ में आ जाएगी कैसे करने हैं, क्या होते हैं। और क्वेश्चन देखो मैं तीनों कैटेगरी कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई जरूर आएगा। एक काइनेटिक एनर्जी वाला, एक अप्लाइड पोटेंशियल वाला, और एक वेलोसिटी वाला ऑलरेडी मैंने करा दिया है, ऑब्वियसली बॉस। Here we go. चलो भाई धरती के चांद सितारों आ जाओ सारे के सारे, और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे यार, कोई टेंशन नहीं होगी, आपको फंसने नहीं दूंगा मैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, ओके। उसने बोला चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। उसने बोला एक चार्ज पार्टिकल होगा जिसका चार्ज q होगा, उसके ऊपर जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, दैट इज v1 = v, तो ये एक्सेलरेट करता है, ठीक है भाई। एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर इनिशियली आपने अप्लाई जो पोटेंशियल है वो v दे रखा है, और जब ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो जब हम इसको एक्सेलरेट करते हैं बाय अप्लाइंग दिस, तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है, अगर मैं प्रेजेंटेशन आपको बना के दे दूं, राइट, तो एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, उसकी रेडियस है अगेन r, वैसी बात कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो जो चार्ज पार्टिकल होगा, लेट्स सी, वो जा रहा है, और लेकिन उसको जो वेलोसिटी प्रोवाइड की गई वो अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके की गई है, डन। चलो भाई, फिर वो बोलता है कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इफ पोटेंशियल इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ कम ऑन गाइज, तो कैसे करेंगे। उसने बोला कि अप्लाइड पोटेंशियल को अगर मैं डबल कर दूं पहले वाले से, तो बताओ उसकी रेडियस क्या हो जाएगी। देखो भाई, नई रेडियस निकालनी है तो रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए पोटेंशियल के टर्म्स में। अभी तो बताया मैंने बताया r = हमेशा होता है mv/qb वेलोसिटी के लिए, लेकिन ये मोमेंटम है तो p/qb। देखो बार बार रिपीट कर रहा हूं ना, तो आपको याद हो जाएगा। सर फिर हम इसको काइनेटिक एनर्जी 2mk/qb लिख सकते हैं। तो फिर अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमें पोटेंशियल दे रखा है, तो हम लिखेंगे √2mqb और बाई qb। this is qb, this is qb, राइट, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे जो रेडियस है ना, उसमें देखो उसने क्या किया है, चार्ज पार्टिकल एक ही है, केवल पोटेंशियल को चेंज किया है। तो हमें मास से मतलब नहीं है, चार्ज से मतलब नहीं है, सब कुछ सेम ही रहेगा, पोटेंशियल को चेंज किया है। तो रेडियस पोटेंशियल के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई लोग, सिंगल पार्टिकल है ना भाई। तो हम लिखेंगे रेडियस पहले केस में, रेडियस दूसरे केस में, तो पोटेंशियल √2 में तो v1/v2 लिख देंगे बच्चों। r1 कितनी है, r है, r2 निकालनी है। जब r1 रेडियस के पाथ पे घूम रहा था तो पोटेंशियल v था, और v2 को डबल कर दिया तो कैंसिल, तो √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 टाइम्स रेडियस उसकी पहले से इंक्रीज कर जाएगी, है ना।
√2 टाइम्स, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से करने का, लेकिन अमेजिंग थिंग इज दैट दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कंसेप्ट, सिंगल फॉर्मूला मल्टीपल क्वेश्चन। वाओ, कम ऑन, मजा आ गया सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, वो भी इजीली यार। तो मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको मैं लेके जाऊंगा, और कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी कैसा भी हो जिससे आपको डर लगता है, वो बेस्ट तरीके से आप सॉल्व करके आने वाले हो। चलते हैं भाई लोग आगे। ओके, चलो बच्चों, इस सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम फॉर्मूले पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा के जल्दी से आपको दिखा देता हूं, जिससे उस टाइप की टेंशन भी आपकी फिनिश हो जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं यार इजीली। प्रोसेस देखो वही है, फॉर्मूला वही है, तो मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसने बोला एन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी। देखो कम ऑन, उसने एक अल्फा पार्टिकल दे दिया और एक प्रोटॉन दे दिया, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन की सेम है। तो एक विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करेंगे, यानी फॉर्मूला रेडियस का काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करेंगे। ठीक है बॉस, तो ठीक है सर। वो पास थ्रू द सेम मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अ नॉर्मल डायरेक्शन मोशन ऑफ द पार्टिकल, एक वहां पे हाँ यस यस, दैट इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस। तो यार रेडियस का फॉर्मूला अभी अभी लिखा है मैंने, √2mk और बाई QB। दोनों पार्टिकल अलग हैं, इसलिए उनका चार्ज अलग होगा, मास अलग होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 सेम है, B सेम है, यानी रेडियस को मैं लिख सकता हूँ √m और डिवाइड में Q पे डिपेंड कर रही है। बस खत्म कहानी, बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया ना, अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं। डिपेंडेंसी देख लो, अब रेडियस किसकी वजह से चेंज होगी, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की सेम है, तो इससे तो चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही सेम है ना। अब बचा 2 तो कांस्टेंट है, मास अलग होगा, चार्ज, बस हो गया। तो जब इसका रेशियो आप बनाएंगे बच्चों यहाँ पे, तो दैट इज R4 अल्फा। क्या पूछा उसने? द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो चूंकि पहला पार्टिकल उसने अल्फा बोला है, दूसरा प्रोटॉन बोला है, तो हम लिखेंगे R4 प्रोटॉन, और यहाँ पे रूट में है m डायरेक्टली, तो उसको लिख देंगे M4 अल्फा M4 प्रोटॉन। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज ऊपर जाएगा प्रोटॉन का, चार्ज नीचे जाएगा अल्फा पार्टिकल का। कूल है ना? यस। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें पता है 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। मास ऑफ प्रोटॉन आप m मान लो, और रूट से बाहर है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो होता है q, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डबल होता है गाइस। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, मास मास कैंसिल, रूट से बाहर आएगा यार, 4 रूट से बाहर 2 आएगा, 2 1 बाई यहाँ पे पहले ये कैंसिल। तो आप देख सकते हैं R अल्फा और RP इन दिस सिचुएशन 1/1 आ गए, मतलब दोनों की रेडियस सेम ही तो है, रेशियो उनका 1 होगा। वाओ, कम ऑन, ग्रेट, कर लोगे। पार्टिकल कुछ भी दे, चार्ज मास का ख्याल रखना है, फॉर्मूले का ख्याल रखना है कि किसके रेफरेंस में पूछा है। काइनेटिक एनर्जी के रेफरेंस में पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन ही यूज करना है। तो जो भी पूछे उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब इससे डिफरेंट चलते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ट तरीके से 3 न्यूमेरिकल के थ्रू आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। 100% पे क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, भूलने का नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बेटर, थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट एंड ऑल। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काफी फेमस क्वेश्चन होता है, काफी बार पूछा जाता रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। समटाइम न्यूमेरिकल फॉर्म में, समटाइम वो एक डेरिवेशन फॉर्म में दे देता है, तो दोनों किसी भी कैटेगरी में आएगा। हमारा क्या, हम तो क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बेस्ट तरीके से, क्योंकि हम सीख के जा रहे हैं बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन की शकल आप देख लो भाई, क्या है। उसने बोला रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ साइड A and B कैरिंग ए करंट I2, ओके, एंड विच इज कैप्ट एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट I1, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। देयर इज ए लॉन्ग वायर गाइस, ठीक है, दिस इज द लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर मतलब इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इसमें करंट I1, और उसके पास ही कहीं एक रेक्टेंगुलर लूप रखा है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, रेक्टेंगुलर लूप है, स्क्वायर लूप नहीं है। ठीक है, और इसमें जो करंट है I2, और करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक है बॉस, और ये जो लूप है, यानी इसका पहले वाला जो वायर है, वो इससे कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे A डिस्टेंस अवे, और इसकी जो साइड लेंथ है वो भी A है, और ये वाली साइड लेंथ उसकी B है। दिस इज द सिचुएशन, और बेहतरीन क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है सर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। बताओ इस लूप पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। इस पे कितना नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो याद करो बच्चों, मैंने आपको जब डेरिवेशन कराया था, तो उसका डेरिवेशन जब 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर होते हैं, वो एक दूसरे पे मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, और उसका एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था, और वही एक्सप्रेशन डायरेक्टली हम यहाँ यूज करेंगे। तो जब भी कभी अगर मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, 2 करंट कैरिंग वायर आपस में आसपास बैठे हैं, और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है भाई लोग, ठीक है, लॉन्ग वायर है, तो इनके बीच का जो फोर्स लगता है वो होता था μ02 I1 I2 ओवर 4 पाई d। लेकिन ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, टोटल निकालना है तो लेंथ से उस वायर की मल्टीप्लाई करेंगे जिसपे फोर्स लग रहा होगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो कंफर्म है, देखो ये एक वायर है, और ये जो पूरा लूप है, एक वायर यहाँ से यहाँ तक यूज होगा, दैट इज A से लेकर B ले लो, और B से C ले लो, और C से D ले लो, देन D से A ले लो।
अंडरस्टूड। अब आप करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, इस लूप पे जो भी फोर्स आएगा वो तभी आएगा जब ये लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ नहीं दे रखा है, जब तक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस नहीं करेंगे उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखेंगे, चूंकि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो देखो कीप योर राइट हैंड, टेक योर राइट हैंड, है ना, ये आपने यूज कर रहा है, यूज योर राइट हैंड। तो कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जिधर को लूप लगा है उधर को फिंगर को स्ट्रेच करना है। तो फिंगर स्ट्रेच की, पाम इनसाइड है, तो हम ये बताएंगे कि ये लूप ऐसे फील्ड में रखा है जो अंदर को जा रहा है इसके, यानी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, इसकी वजह से आया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता है। ओह यस। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस लॉन्ग वायर की वजह से, दिस इज योर लॉन्ग वायर, इसकी वजह से बच्चों इसके पास वाले ए बी वायर पे फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं पहले, ठीक है। अब फोर्स के डायरेक्शन देखने के लिए फिर से राइट हैंड यूज करना है रूल, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना, देखो इनसाइड है, इनसाइड ऐसे, ठीक है। और थंब को हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखना, पाम की डायरेक्शन हमें जिधर को भी पाम होगी फोर्स की डायरेक्शन दे देगी। तो देखो कीप योर फिंगर एंड दिस इज द थंब, दिस इज द सिचुएशन। तो इसका मतलब ये वायर इसको इधर को खींच रहा होगा, तो लेट्स सी दैट इज द फोर्स F1, ठीक है जनाब। वैसे ही सेम यहाँ पे देखो, इसमें करंट इधर को जा रही है तो फिंगर तो अंदर ही रहेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, पाम अप है, तो इस पे फोर्स लगेगा अप। लेट्स सी दिस इज F2, अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों, यहाँ पे करंट डाउन है तो फिंगर तो बिल्कुल अंदर रहेंगी और थंब नीचे रहेगा, तो इधर जा रही है पाम, तो इधर फोर्स लगेगा, दैट इज लेट्स सी F3, ठीक है। सिमिलरली करंट इधर जा रही है, तो देख लो करंट इधर जा रही है तो इधर है, तो इसका मतलब पाम डाउन है, क्यों, क्योंकि थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, डाउन, तो यहां पे फोर्स लगेगा डाउन, दिस इज F4। अब बच्चों पूरे लूप पे फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, हाँ नहीं, हाँ दिखने में, ठीक है, देखते हैं बाद में। अब देखो आप, अगर आप देखो इसके अपोजिट इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, क्या ये मूव करेगा, देखना पड़ेगा। अब इस पे देखो BC ब्रांच पे देखो और इसकी AD ब्रांच पे, इस पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, क्या ये ऊपर को मूव करेगा, देखना पड़ेगा। बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप BC वायर को देखो और AD वायर को, उसकी डिस्टेंस इस वायर से सेम है, दैट इज ये भी A डिस्टेंस अवे और यहां से यहां तक ये भी डिस्टेंस सेम, करंट सेम, सब कुछ सेम, तो फोर्स सेम रहेगा, क्योंकि फोर्स डिपेंड कर रहा है दोनों करंट पे और डिस्टेंस पे, ठीक है। ये सेम, सब कुछ सेम, तो मतलब जो वायर इस लूप का इस वायर के परपेंडिकुलरली प्लेस है, देखो इस तरीके से परपेंडिकुलरली, उस पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दे विल कैंसल टू ईच अदर, सो द लूप विल नॉट मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड, राइट। कम ऑन यार, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, तो ना लूप ऊपर जाएगा इसकी वजह से, ना नीचे जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, करंट सेम, डिस्टेंस सेम। लेकिन अगर इस वायर के पैरेलल वायर को देखो आप, AB जो इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो ये इसके पास है, ये डिस्टेंस A है, और ये वाला जो वायर अगर देखो ध्यान से, तो यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस A + A यानी 2A है, और ये ज्यादा डिस्टेंस, और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। मतलब ये वायर में करंट तो सेम है, लेकिन इसकी डिस्टेंस इससे अलग है, इसकी डिस्टेंस अलग है, तो फोर्स भी अलग होगा, यानी F3 अलग होगा, F1 अलग होगा, और चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो F1 F3 से ज्यादा होगा बच्चों, होगा ना। मतलब इन दो वायर पे जरूर फोर्स लगेगा, F1 ज्यादा F2 कम, ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, लेकिन ओवरऑल इधर जाएगा टूवर्ड्स द वायर, यानी लॉन्ग वायर की तरफ ये लूप मूव करेगा, यानी लूप पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव है इन दिस केस, क्योंकि इसके पास वाले वायर में करंट के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, और जब करंट डायरेक्शन दो पैरेलल वायर में सेम होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट होती है तो रिपेल करते हैं। अभी जेईई मेन में भी क्वेश्चन आया है, बहुत इजी, बहुत ज्यादा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका बोर्ड का, राइट। सो कूल। तो इसका मतलब सर इन दोनों पे केवल फोर्स लग रहा है, इस पे इधर, तो नेट फोर्स इधर लगेगा। तो बच्चों नेट फोर्स कैसे निकालेंगे लूप पर, F1 ज्यादा है, F3 कम है, उनका डिफरेंस होगा, और F1 F2 दोनों इस फॉर्मूले का यूज करके आप सॉल्व करेंगे, सिंपल। ओके, कैसे देखो, अगर गाइज मैं F1 फोर्स निकालूंगा, यानी इसकी वजह से इस वायर पे कितना लग रहा है, तो यही फॉर्मूला है, तो μ0 I1 2 तो लिख ही लो पहले, 2I1 I2 ओवर 4πd, d मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज A, और पर यूनिट लेंथ, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक ये B, इसको B माना, तो इसको B लिख लो, ठीक है। टोटल फोर्स निकाल लिया, फिर न्यूटन में आएगा, ठीक है। B से डिवाइड कर दोगे फोर्स को तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। अगर मैं F3 निकालू बच्चों इसी फॉर्मूले का, तो करंट तो सेम ही I1 I2 ओवर 4πd, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2A, दैट इज 2A, और उसकी लेंथ भी B है, तो दोनों फोर्स आ गए, दोनों पुट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर लो, नेट आंसर आ जाएगा जनाब। जब F1 F2 पुट करोगे तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, μ0 2I1 I2 कॉमन आ रहा है, ओवर 4π
ए भी कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ वहाँ बचेगा बी बाई, नहीं बी बचेगा केवल बी, और हाँ बी भी कॉमन आ रहा है यार, बी भी कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये बचेगा 1 माइनस 4ab हो गया 2, 1 माइनस 2, यस मतलब ये वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट 2i1 i2 ओवर 4 पाई a इंटू 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट i1 i2 और इंटू बी तो है ही, इंटू बी ओवर 4 पाई a। तो बच्चों ये हो गया आपका नेट फोर्स, और B यहाँ लिखा है, अगर B यहाँ नहीं लिखोगे क्योंकि B इसकी लेंथ है, उससे अगर डिवाइड कर दोगे तो F बाई बी लिख दो, तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 ओवर 4 पाई a, और ये जो भी आंसर है अगर न्यूमेरिकल होता है न्यूटन पर मीटर आएगा, यहाँ अगर B से मल्टीप्लाई है लेंथ से तो न्यूटन है। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। एक बार देख लो जो मैंने कॉमन लिया वो सही है कि नहीं है। म्यू नॉट 2i1 i2 4 पाई a पूरा कॉमन ले लिया मैंने, यस पूरा कॉमन ले लिया, बी भी आ गया, तो यहाँ सब कुछ बाहर आ गया, 1 बचा और यहाँ एक्स्ट्रा 2 है तो 1/2 बचेगा, सिंपल, और हाफ ही तो सब्ट्रैक्ट करना तो हाफ ही बचेगा। तो दिस इज द वे, दिस इज द सॉल्यूशन करने का जो बेस्ट तरीका होता है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। और ये भी बोलेगा ये फोर्स का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है, वायर लूप को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये वायर था और उसके पास एक लूप है, उसमें करंट अपोजिट है, ऐसे है, तब ये वायर इसको रिपेल करता, तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा फिर, क्योंकि अपोजिट करंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अमेजिंग सर, कर लेंगे सर, अब तो टेंशन नहीं लेने का, चलते हैं आगे बॉस, हंसते रहो, मुस्कुराते हो, सीखते रहो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते रहो बॉस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लिया जाए, उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, राइट। उसने बोला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज b1। बच्चों आपसे बोल रहा है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे जिसकी रेडियस r है, इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b1 है। याद करो कोई भी करंट कैरिंग अगर सर्कुलर लूप है जिसमें करंट कैरी कर रहा है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, याद है कैसे निकालते हैं, उसको निकालते थे म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू जो उसने एंगल बनाया होगा सेंटर पे, क्योंकि कंप्लीट लूप है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा आपको सबको पता है 2 पाई। तो बच्चों b1 को आप यहाँ पे याद भी रख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला जनरल बता दिया जिससे आप आगे भी सॉल्व कर सको। ये कैंसिल करो और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2r। तो सेंटर पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के या रिंग के, आप समझो बात को, इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर उसके सेंटर पे ना पूछ के किसी एक्सियल पॉइंट पे पूछ ले, यानी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के सेंटर से अवे किसी पॉइंट पे पूछे, तो क्या करेंगे। तो भाई इसमें आगे बोला है एंड एट द एक्सिस, उसने बोला द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज b2। मतलब देखा, तो देखो अगर उसको मैं ऐसे रख दूं करंट कैरिंग लूप को ऐसे, और यहां से इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट P है, और इसके सेंटर से दूर कितनी डिस्टेंस दूर, r रेडियस के इक्वली, जिस तो इसकी रेडियस उतनी डिस्टेंस अवे मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है b2 है। तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द एक्सियल केस बच्चों, दिस इज द एक्सियल केस, एक्सियल पॉइंट है ये। और याद करो उसका डेरिवेशन हमने किया था डेरिवेशन सीरीज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फॉर्मूला आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो यार सर क्या होता था, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों म्यू नॉट एन आर स्क्वायर ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2। देखो कमाल है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फॉर्मूले याद होने चाहिए एकदम। एक क्या लिखा है मैंने, म्यू नॉट व्हाट इज दैट, आई होगा यहाँ पे, दैट इज नॉट एन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हमने यहाँ करंट मैंने मिस कर दी है, बट चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट, बाकी रेडियस है, सब कुछ आपके सामने है। अब उसने बोला सेंटर से दूर कितनी डिस्टेंस पे, रेडियस के इक्वल, बस एक्स की जगह आर लिख दो, तो b2 आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर गाइज, और ये आ जाएगा 2, यहाँ पे एक्स आर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आर स्क्वायर है, ये 3/2 होगा, तो ये आएगा म्यू नॉट आई दैट इज आर स्क्वायर, डिवाइड में ये 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर रहेगा, तो 2r स्क्वायर की होल पावर 3/2। यस, तो b2 कितना आएगा सर, देख लो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग बन के जाने का, ठीक है। 2, अब देखो 2 की पावर 3/2 है और r स्क्वायर की पावर भी 3/2 है, अलग अलग मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो मल्टीप्लाई हो गई, ये वाले पावर तो कैंसिल। अब लेकिन अगर आप ध्यान से देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड में ये 2 की पावर 3/2 है ना भाई, इसको पता है क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3/2 को हमेशा 2√2 लिख सकते हो आप,
क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2 तो ऐड करोगे 3/2 ही आएगा, और इंटू यहाँ r की पावर 3 होगी, तो ये हो गया कैंसिल, एक पावर बचेगी। ओके सर, तो फिर ये बचेगा μ0I/2 to 4 यानी 4√2 इंटू आर बचेगा, एंड दैट इज B2। देखो भाई, छोटा क्वेश्चन समझ के गलती मत कर देना, राइट। तो देखो अब उसने क्या बोला है, B1 भी आ गया, B2 भी, दोनों का रेशियो बता दो। तो अगर मैं B1 को B2 से डिवाइड करूं तो B1 आया था बच्चों μ0I/2r, और डिवाइड में ये आया, दैट इज μ0I/4√2r। तो बच्चों देखो, μ0I कैंसिल, r से r कैंसिल, ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, यानी 4√2/2 आएगा, इसको कैंसिल कर दो, 2√2 इज द आंसर। ठीक है, यानी 2√2/1 यू कैन से, है ना। तो दिस इज द आंसर, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अमेजिंग क्वेश्चन है भाई, ऐसे जल्दी भी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भी नहीं होगा, और कैलकुलेशन नहीं करनी आती तब भी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक तरीके से न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव है 1 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चन है 4 नंबर का अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्क्स का, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। समझ रहे हो कहानी क्या है, कैसे यूज करने हैं कॉन्सेप्ट, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेशन को इजी बनाना है, कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करके उसको अप्लाई कैसे करना है, सारा खेल इसी चीज़ का है। इस पे फोकस करो ना यार, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिनिशिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, बेस्ट तरीके से हर कैटेगरी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, उसने बोला क्या है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर कैप 2 मीटर अपार्ट कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर ईच। ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ेंगे, करंट इतनी है, इतनी इन द सेम डायरेक्शन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो बढ़िया बात है। दो, अभी तो बताया मैंने, अगर 2 करंट कैरिंग वायर है, लेट्स इसमें करंट I1 है और इसमें I2 है भाई लोग, और इनके बीच की कुछ डिस्टेंस D है भाई लोग, और वो पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स बाय लेंथ, इस वायर की कोई लेंथ ले लो, तो वो हमेशा आप यूज करोगे μ0/2I1I2/4πd। याद करो ये दिस इज μ0। ओके, ये यूज करना है फॉर्मूला। तो जो भी आंसर आएगा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर में आएगा, और जब करंट सेम होती है, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, अगर सेम डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 मीटर अपार्ट है, डी दे दिया, और दोनों में करंट भी सेम है 3 एम्पियर, और सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बता दो, बस हो गया। तो फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ करने का नहीं। तो μ0 4π की वैल्यू बच्चों सबको पता होती है 10⁻⁻⁷ 2 इंटू I1 भी 3 है, I2 भी 3 है, और डिस्टेंस दोनों के बीच की 2 मीटर दे रखी है कि mm दे रखी है, क्या दे रखी है, दैट इज 2 मीटर। यस, तो 2 मीटर डिस्टेंस ले लेंगे, सिंपल हो गया, तो क्वेश्चन ही खत्म। तो देखो ये खत्म, तो ये बन गया 9 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, और हम लिख देंगे अट्रैक्टिव, दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें 3 वायर लेंगे, किसी एक पे नेट फोर्स निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना, कंसेप्ट भी यही रहेगा, बस सॉल्यूशन ही तो करना है ना यार। ये चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। हालांकि ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए था कि इसमें सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है, तो ऑब्वियसली EMI में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दे रखा है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में सोलेनॉइड तो होता ही है ऑब्वियसली। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है बच्चों उसने, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड 600 टर्न इज 108 मिली हेनरी। एक सोलेनॉइड है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 108 मिली हेनरी, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 600। समझना आप, L को रिप्रेजेंट करते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस से, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड गाइज। ओके ओके ओके, सुपर कूल। फिर वो बोल रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल हैविंग 500 टर्न्स। अब वो बोल रहा है कि अगर एक सेल्फ इंडक्टेंस तो ये है, जिसका ये दे रखा है L1 मान लो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, एक और सोलेनॉइड वो ले रहा है, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 500 हो, तो बताओ उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दे, तो बच्चों देखो नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर रहा है, बाकी किसी चीज को चेंज नहीं कर रहा है। तो ट्रस्ट मी गाइस, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत समय लगेगा। तो जब भी सोलेनॉइड की बात करें और उसके सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, ठीक है गाइस, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, तो जब भी सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें सोलेनॉइड के, तो बच्चों ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, कैपिटल L इज द सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू μ0 N² A और बाई L। ये वाला जो L है, ये लेंथ होती है सोलेनॉइड की, दिस इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, राइट, अंडरस्टूड। एंड N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जो कॉइल्स होती हैं, आपको याद होगा, जो कॉइल्स होती हैं उनका
रेडियस आर है तो उसका एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। अगर रेडियस की बात करता कि रेडियस भी चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, ना एरिया चेंज कर रहा है, कुछ ऐसा बोला है उसने, सेम 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 बोला है, सेम रेडियस बोली है, सेम लेंथ बोली है, तो लेंथ भी सेम है, रेडियस यानी एरिया भी सेम है, तो केवल एन पे डिपेंड कर रहा है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे केवल चेंज हो रहा है। तो पहले केस में, दूसरे केस में, पहले केस में नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरे केस में नंबर ऑफ टर्न्स, जस्ट पुट द वैल्यू। लेकिन अगर रेडियस भी चेंज होती तो एरिया आपको पता है क्या होता है कॉइल का, पाई आर स्क्वायर, तो फिर हम उसको भी यूज कर लेते। तो L1 दे रखा है बच्चों 108 मिली हेनरी, L2 निकालना है, N1 है आपका कितना 600 एंड दिस इज 500 गाइज, और इसका स्क्वायर करो, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 36 और यहाँ आएगा 25। तो जब आप L2 बच्चों निकालोगे तो 108 इंटू 25 करोगे बाई 36, आप देख सकते हो 36 से इसको कैंसिल करो तो 3 आएगा, इसको आएगा 75 और यूनिट एज इट इज मिली हेनरी। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर रहे हो यानी कम कर रहे हो तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी कम हो चुका है, आप देख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन होगा। हालांकि ये EMI में ही आएगा, लेकिन चलो यहाँ पे रास्ते में मिल गया तो हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व ही तो करना है, लास्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना करना, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें पहले ही पता है, ठीक है। मजा आ रहा है ना न्यूमेरिकल करने में, कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन, थ्योरी, डेरिवेशन, सब कुछ जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है घर पे रिवाइज करते रहना, डेरिवेशन के कंप्लीट रिवीजन कर लेना, मैंने सीरीज भी बना दिया। अब न्यूमेरिकल, कम ऑन गाइस, मजा आएगा। ओके गाइस, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन आप कह सकते हो एक तरीके से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी चला जाता है अगर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की उस टाइप के क्वेश्चंस की और उन्होंने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखा है। लेकिन डोंट वरी, आपको बेस्ट तरीके से बताऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमें पता है, बस एप्लीकेशन करना सीखना है। ओके, तो इसने बोला 3 वायर है, इस बार 2 नहीं है भाई, लॉन्ग 3 लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो करंट कैरी कर रहे हैं। तो पहला वायर, दूसरा वायर और तीसरा वायर, और लॉन्ग वायर है, रिमेंबर गाइज ऑल द वायर्स आर वेरी वेरी लॉन्ग वायर, डॉटेड डॉटेड आप इसको लेके जा सकते हो इन्फिनिटी तक दे गोज अप टू इन्फिनिटी, राइट। इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है, वायर ए, वायर बी, वायर सी, नाम दे रखे हैं उनके ABC। अच्छा, इसमें 2I करंट है, सॉरी दिस इज 2I, बाकी में II करंट है इन सेम डायरेक्शन। फिर वो बोल रहा है कि इन दिस सिचुएशन दे आर कैप्ट एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो सबकी डिस्टेंस सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर कोई डिस्टेंस आप ले रहे हो दैट इज D, तो ये भी डिस्टेंस क्या है आपकी D, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है तो दैट इज ऑब्वियसली 2D, ठीक है। फिर वो पता है क्या बोल रहा है कि अगर C वायर जो है उस पर नेट फोर्स F लग रहा है इस सिचुएशन में, तो बताओ अगर मैं वायर ए में करंट की डायरेक्शन जो अप है उसको डाउन कर दूं तो इस पे फिर कितना फोर्स लगेगा। इन दिस सिचुएशन सी पे जो नेट फोर्स लग रहा है, सी पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा है एफ है इस सिचुएशन में। तो बताओ अगर मैं इसकी करंट रिवर्स कर दूं तब कितना होगा। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि वो कितना आएगा, क्योंकि एफ के इक्वल है, लेकिन वो होगा कितना, देखो ध्यान से। तो ये वायर ए और बी की वजह से इस पर फोर्स निकालना है, तो 2 फोर्स आएंगे ना, क्योंकि दोनों मिलके बनाएंगे। देखो जब वायर ए की वजह से फोर्स निकालोगे तो दोनों की डायरेक्शन ऑफ करंट देखा करो, तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट, इसकी डायरेक्शन, जिस पे निकाल रहे हो उसकी डायरेक्शन और जिसकी वजह से निकाल रहे हो सेम है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो वायर ए का फोर्स इधर आएगा, ठीक है। और वैसे ही जो वायर बी है, देखो बच्चों बी वायर को अगर आप देखो, इसकी करंट और उसकी करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये भी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फोर्स भी इधर ही आएगा। यानी सी वायर पर जो नेट फोर्स लग रहा है ना, वो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा A प्लस B, कूल है। और पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, चलो भाई निकालो, देखो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट 2, पहले इसका इस पे, तो A का, तो म्यू नॉट 2 इंटू 2I करंट है उसमें, और इस पे जिस निकाले तो I है, और 4 पाई उनके बीच की डिस्टेंस है D, ठीक है। और पर यूनिट लेंथ मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस B की वजह से निकालो, यानी इसकी वजह से इस पे, तो दैट इज म्यू नॉट 2I इंटू I, क्योंकि दोनों में करंट सेम ही है, ओवर 4 पाई D, डिस्टेंस भी सेम ही है। बच्चों देखो ये है 2 एक्स्ट्रा, इसमें भी 2 है लेकिन वो फॉर्मूले वाला है, तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, तो 3 म्यू नॉट 2I1 I2 ओवर 4 पाई D। अगर आप ध्यान से देखो ये आ रहा है, नहीं अगर इसको मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूँ 3 इंटू 2 दैट इज 6 हो जाएगा, तो म्यू नॉट 6I1 I2 ओवर 4 पाई इंटू D, तो दिस इज द नेट फोर्स ऑन C। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, F के, तो ये F के इक्वल है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बट बच्चों वो कह रहा है कि अगर इस करंट को मैं रिवर्स कर दूं, अपोजिट कर दूं, तो क्या होगा। देखो 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, अगर ये करंट इसके अपोजिट हो जाए, ये एज इट इज रहे, ये एज इट इज रहे, वायर ए, वायर बी, वायर सी, तब क्या होगा। देखो
इसकी करंट अब डाउन है, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो अब रिपल्सिव लगेगा। इधर मैंने बोला था ना, अपोजिट करंट जब होती है तो रिपल्सिव, तो ये वायर इसको रिपेल कर देगा। तो बस पहले एफ ए इधर आ रहा था, अब इधर जाएगा। ये दोनों सेम करंट में ही है देखो, तो इसका अभी भी इधर ही है बी का। तो इस पे जो नेट फोर्स अब लग रहा है, अब जो नेट फोर्स लग रहा है वो इनका सब्ट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली आपको दिख भी रहा होगा। तो हम लिखेंगे एफ ए माइनस एफ बी, क्योंकि अपोजिट है। तो भाई यहाँ पे आप जब एफ ए निकालेंगे ना इसकी वजह से, तो कितना आएगा, म्यू नॉट 2 इंटू इसकी करंट है 2 आई, इसकी करंट है आई, डिस्टेंस है 4 पाई। ओ माय मिस्टेक गाइज, माय मिस्टेक। जब आप ए की वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे तो 2d डिस्टेंस लेनी है भाई, ये तो 2d होना था यार। आप लोगों ने मेरे को बताया ही नहीं सर, कैसे बताते? हाँ लाइव थोड़ा ही है। यस, तो 2d होना था भाई जी, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, लेकिन ये इससे कितनी दूर है 2d, तो 2d होना था ना भाई। थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको, आराम से देखेंगे बॉस। तो दिस इज, देखो अगर ये 2d होना था तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 भी एक्स्ट्रा है, और ये 2d होना था तो ये पूरा पूरा तो कैंसिल ही नहीं हो गया फिर तो। वाओ, तो ये भी सेम फोर्स बचेगा, ये भी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स म्यू नॉट 2 आई इंटू आई और बाई 4 पाई डी। तो डायरेक्ट आप देख सो 2 2 2 4 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर लिख लो डायरेक्ट ही, और नीचे बचेगा पाई डी। तो बच्चों ये आएगा नेट फोर्स इन फर्स्ट सिचुएशन दैट इज इक्वल टू एफ। इसको आप फर्स्ट मान लो, क्योंकि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस 2d थी, तो वो पुट करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 एज इट इज ये वाला 2 बन गया, मतलब ये फॉर्मूला डबल हो गया, और ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएगा। 4 कैंसिल कर सकते हो, तो इसके फॉर्म में निकालना है तो वही कर दिया हमने एज इट इज। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी वजह से इस पे निकाल रहे हो तो अगेन डिस्टेंस 2d लेनी है, 4 पाई डी यानी 2d, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे आप ये वाला एफ बी, तो वो कितना आएगा, म्यू नॉट 2 आई इंटू आई ओवर 4 पाई डी। तो यहां से भी अगेन देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा गाइज। तो ये अगर कैंसिल हो रहा है ना यार, देखो ध्यान से, तो ये वाली वैल्यू देखो और ये वाली वैल्यू देखो, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इस केस में जो नेट फोर्स आ रहा है वो तो जीरो हो गया, क्योंकि इसको कैंसिल करते ही ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो इस केस में जो नेट फोर्स आ रहा है दैट इज जीरो, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस जीरो ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसा भी आए आपने डरना नहीं है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। बच्चों ये थे कुछ शानदार से न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसी टाइप के पूछे जाएंगे, डोंट वरी। प्रैक्टिस करके जाना, ऑसम तरीके से कंप्लीट सीरीज दूंगा आपको उन चैप्टर्स की जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। फर्ज आपका बनता है, धीरे धीरे हम पास आ रहे हैं टारगेट के, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते भी जा रहे हैं आपके एग्जाम के पास आते हुए, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। और आप, आई होप आप क्वेश्चन अब जरूर सॉल्व करेंगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख गए होंगे। नीट और जेईई मेंस में भी आप ऑसम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सीरीज को फॉलो करो, बोर्ड एग्जाम में भी काम आ रही है, और आपके आगे कॉम्पिटिशन के लिए आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगी। कैसा भी क्वेश्चन हो मैं सिखा दूंगा आपको सॉल्व करना। बाकी आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, पढ़ाई करते रहे दोस्तों, अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके जाए। ऑल द बेस्ट।